हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेकंड माय यूट्यूब चैनल विद मैसन ग्रामर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें मैं आप लोगों को टेंस के बारे में बता रहा हूँ। टेंस कुल 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और तीनों के 4 रूप होते हैं, कुल 12 होते हैं। तो पहला जो प्रेजेंट टेंस होते हैं, जिसके 4 रूप होते हैं, इसको हमने बता दिया है। अब चल रहा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें आपको अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बता दिया हूँ। आज इंटरोगेटिव सेंटेंस का वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें 5 रूल होते हैं। 5 टाइप के रूल होते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। फुल डिटेल 5 टाइप से अलावा और कुछ नहीं होता है। तो उसको बताने से पहले, इंटरोगेटिव सेंटेंस बताने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, सबसे जरूरी होता है पहचान है। तो पहचान इसमें 2 टाइप का होता है। एक तो वाक्य में आपको क्या मिलता है, ता था, ती थी और ते थे मिलता है। और दूसरा क्या मिलता है, वाक्य के अंत में, यानी कि क्रिया में बड़ा आ, बड़ी ई और ए की मात्राएं जुड़ी हुई होती है। यानी कि अधिकतर में या, ई, ए मिलता है अधिकतर तो मिलता है। लेकिन ये चीज ना ध्यान रख के आप रखिए कि क्रिया में बड़ा, बड़ी ई या ए की मात्राएं जुड़ी हुई मिलती हैं। अच्छा, इसके अंत में था, थी, थे भी आ सकता है। अधिकतर में था, थी, थे नहीं मिलता है, तो आप इसी टेंस का मानेंगे। तो ये तो हो गया पहचान। तो अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो 5 रूल होते हैं, उसमें पहले रूल दे देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट देखेंगे 2 रूल हमने लिख दिया 5 रूल में से, उसको समझा देता हूँ। रूल 1 क्या है, वाक्य के आरंभ में, वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए या क्या आए, तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ डिड ही हेल्पिंग वर्ब है, तो इसी तरह डिड लिखा जाएगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो डिड के बाद सब्जेक्ट का वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। अगर अफर्मेटिव होता तो सेकंड फॉर्म होता, अगर नेगेटिव होता तो फर्स्ट फॉर्म होता, लेकिन नेवर के साथ सेकंड फॉर्म वापस आ जाता है नेगेटिव में। इसमें ध्यान रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस में, यानी नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको फर्स्ट फॉर्म लिखना है। सिर्फ एक क्वेश्चन वर्ड को छोड़ के, क्या है वो, हु है। हु के साथ अलग रूल होता है, बताया जाएगा। सिर्फ हु को छोड़ के जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं, सबके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखना है, फर्स्ट फॉर्म लिखना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने कुछ वो दिया है सेंटेंस, तो आप पहचान याद रखिए। पहचान ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो बच्चे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं। यानी कि आपको या तो ता था, ती थी मिलेगा, एक ते थी मिलेगा, एक क्या मिलेगा, बड़ा आ, बड़ी ई और एक की मात्राएं मिलता है। दूसरा हो गया, या तो इसी से रिलेटेड है, या ई ए, या ई ए के मतलब इसमें बड़ा की मात्रा, इसमें बड़ी की मात्रा, इसमें एक की मात्रा है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमेशा या ई ए ही मिले, तो और अक्षर भी आ सकता है, लेकिन बड़ा आ, बड़ी एक की मात्राएं आपको मिलेगा। एग्जाम्पल आते हैं, क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा, तो क्या देखिए शुरू में आ गया है। तो इसमें सिंगुलर प्लूरल देखना नहीं है, दोनों सब्जेक्ट साथ। आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, डिड। डिड के बाद रमेश, नाम का पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल होता है, डिड रमेश। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट में वर्ब है, पीटने के होता है बीट। तो बीटन, हालांकि इसे फर्स्ट फॉर्म लिखना है, जिसका बीट ही होता है। तो डिड रमेश बीट। अब क्या बच्चा, ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, उस लड़के को। तो इसमें इशारा है, क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा, जब इशारा होता है तो उसका दैट लिखा जाता है। अगर इस लड़के को होता तो दिस लिखा जाता है। बीट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट बॉय, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो को इसमें आ जाता। बहुत लोग सोचते हैं ने का इंग्लिश कहाँ गया, को का इंग्लिश कहाँ गया, लेकिन इंग्लिश में इसी में आ जाता है। हमेशा नहीं कि हमेशा को का इंग्लिश, ने का इंग्लिश लिखा जाए। तो फिर आ जाए, क्या उसने मेरी कलम तोड़ी। तो फिर आपको सबसे पहले जब क्या आया है, और इसमें देखिए मैंने बताया नहीं, इसे बड़ा की मात्रा है, पीटा। क्रिया में क्या आता है, बड़ा की मात्रा है। इसमें क्या मात्रा आ गया है, क्रिया में तोड़ी, तोड़ना में बड़ी की मात्रा आया है। ये पहचान है, जब आप जान जाइए कि आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो तुरंत आप डिड लिखिए। डिड के बाद उसने, वह या उसने बात एक ही होता है, ही, डिड ही। अब तोड़ना, कलम तोड़ना, अगर कोई कठोर चीज तोड़ने वाला मैटर होता है तो ब्रेक लिखा जाता है। अगर कोई कोमल चीज है तो उसको पलक लिखा जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर क्या लिखा जाए, ब्रेक है, BREAK। डिड ही ब्रेक। मेरी कलम, ऑब्जेक्ट क्या है, मेरी कलम। तो मेरी कलम को क्या आ जाएगा, माई पेन।
क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर लगाओगे। अब देखिए रूल 2, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, यानी कि वाक्य के यहाँ देखिए शुरू में क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, जब बीच में आए तो उसमें क्या करते हैं, तो जो क्वेश्चन वर्ड आता है उसका इंग्लिश सबसे पहले लिखा जाता है। क्वेश्चन वर्ड सबसे उसकी इंग्लिश लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं। यहाँ पर हमने फार्मूला नहीं लिखा, कंस्ट्रक्शन नहीं लिखा, तो यही सेम टू सेम होता है जो यहाँ पर लिखा हूँ डिड प्लस सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ शुरू में क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, बाकी सेम ही रहेगा। तो अगर आप लिखना चाहे तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले प्लस आपका डिड हो जाएगा, डिड के बाद यही वाला आप सब देख लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ही होता है। तो इस पे आते तुम्हारे पिता कानपुर कब गए, तुम्हारे पिता कानपुर कब, क्वेश्चन वर्ड कहाँ ही कब है, तो कब का इंग्लिश आपको मालूम होना चाहिए, व्हेन होता है, जिसका इंग्लिश पहले लिखा जाएगा। व्हेन के बाद आप डिड लिखोगे, डिड के बाद सब्जेक्ट होता है, तुम्हारे पिता का इंग्लिश एक साथ लिखा जाएगा, डिड योर फादर, FATHER, व्हेन डिड योर फादर, उसमें आप देखिए वर्ब ढूंढिए, गए मतलब जाना, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या, तो गो मींस जाना। ऑब्जेक्ट ढूंढिए, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दीजिए। उसने आप प्रश्न कैसे हल किया, तो क्वेश्चन क्या है, कैसे है, तो कैसा का इंग्लिश क्या होता है, हाउ होता है। हाउ के बाद तुरंत डिड लिखिए, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हुआ है उसने बातें की होता है, ही लिखिए, हाउ डिड ही। अब देखिए हल करना, हल करने के लिए इसको सॉल्व, फर्स्ट फॉर्म SOLV, सॉल्व माने हल करना, सॉल्व यह प्रश्न। अभी बताओ यह प्रश्न यह है तो आप दिस लिखोगे, दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन वर्ड में जो 4 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हूं, इसके साथ क्या होता है अलग, 4 क्वेश्चन पहले क्या है उसको देख लीजिए, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और व्हिच। अर्थ आपको मालूम होना चाहिए, हाउ मेनी, हाउ मच में दोनों में कितना या कितनी होता है, लेकिन दोनों का अलग अलग प्रयोग है। तो हाउ मेनी प्रयोग कब करते हैं, जब वस्तु गिनी जा सके या प्राणी गिने जा सके तो हाउ मेनी लिखते हैं, लेकिन जब हाउ मच कब, जब मापने तोलने वाली चीज होता है तो हाउ मच लिखा जाता है। हुज माने होता है किसका, व्हिच माने कौन सी या कौन सा। इसमें क्या खासियत है कि इनके बाद नाउन्स आता है, कोई नाउन आता है हमेशा, कुछ भी आप बोलोगे इसको मिला के, चाहे इंग्लिश चाहे हिंदी, तो इसके बाद नाउन मिलता है। तो उनका नाउन जब इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो इनके बाद नाउन की इंग्लिश इसके तुरंत बाद लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे वही मैं लिखा हूं, इनके बाद तुरंत नाउन भी लिखा जाता है। जैसे वह बच्चा कितना दूध पिया, तो देखिए यहाँ पर मिल गया क्वेश्चन, कितना मिल गया है, तो कितना के बाद पर नाउन क्या आया है, दूध आया है, यानी कि इतना की इंग्लिश आपको एक साथ लिखना पड़ेगा। ही कितना का इंग्लिश अब आपको सोचना ये होगा कि हाउ में लिखेंगे, हाउ मच लिखें, तो कितना दूध, ये क्या है, तौलने वाला चीज है, जिसके नाते आपको हाउ मच लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं कि हाउ मच, और इसके बाद नाउन क्या है, मिल्क आया है, हाउ मच मिल्क के, ये पूरा हो गया। उसके बाद आपको चुनना, डिड लिखे, डिड लिखा ही जाएगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। डिड के बाद सब्जेक्ट, वह बच्चा के इंग्लिश एक साथ लिखा जाएगा, तो वह के इंग्लिश दैट ना लिख, ही ना लिख दैट लिखा जाएगा। हाउ मच मिल्क डिड दैट, दैट के बाद आपको लिखना होगा बॉय, तो जगह कम है मैं लिख दे रहा हूं दैट बॉय। दैट बॉय के बाद क्या बच्चा है, सब्जेक्ट के बाद क्या वर्ब होता है, तो वर्ब क्या पीना है, तो ड्रिंक होता है, फर्स्ट फॉर्म लिखना है DRINK, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो हाउ मच मिल्क डिड दैट बॉय ड्रिंक। अब देखिए तुमने कितने आम खाए, तो कितने फिर मिल गया, फिर क्वेश्चन है हाउ मेनी लिखे, हाउ मच लिखे, तो इस बार आम को गिना जा सकता है, 2 4 6 10 20, तो काउंट करने वाला चीज होता है, तो हाउ मेनी लिखा जाता है, तुरंत आप हाउ मेनी लिखोगे। हाउ मेनी के बाद इसके बाद नाउन क्या आया है, आम आया है, तुरंत इसके बाद मैंगो लिखना होगा, MANGO। लेकिन कितने आम, एक आम की बात नहीं हो रहा है, कई आम हो सकता है, 2 4 6 8 10 हो सकता है, जिसके नाते हाउ मेनी मैंगोज, और जब अंत में ओ होता है तो प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ते हैं, हाउ मेनी मैंगोज, कितने आम। उसके बाद आपको डिड लिखना होगा, डिड के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, तो तुमने का होता है यू, हाउ मेनी मैंगोज डिड यू, खाना का होता है ईट, फर्स्ट फॉर्म ईट लिख जाएगा, क्वेश्चन मार्क का
चिन्ह। उसने कौन सी पुस्तक पढ़ी, तो क्वेश्चन वर्ड क्या मिला है, कौन सी मिल गया, लेकिन इसके बाद नाउन क्या मिल गया है, पुस्तक। स्टूडेंट बहुत भूलते हैं, इसके बाद नाउन का इंग्लिश तुरंत बाद लिखना है। ये हर एक टेंस में लागू है, चाहे आप 12 में से 12 टेंस में नियम लागू है। तो कौन सी, कौन सा का इंग्लिश क्या होता है, व्हिच होता है। तो व्हिच के बाद अब नाउन आया बुक, व्हिच बुक, तुमने कौन सी पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तकें नहीं है, इसमें तो बुक लिखा जाएगा। तुरंत आप डिड लिखिए, डिड के बाद जो आपको क्या करना, सब्जेक्ट उसने का क्या हो जाएगा, ही, डिड ही। और उसके बाद पढ़ना क्या होगा, रीड होता है, डिड ही रीड, READ, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दीजिए। उसने किसकी कलम पसंद की, तो किसकी का होता है, हुज होता है। तो हुज तो लिखेंगे, लेकिन इसके बाद नाउन क्या है, हुज के बाद नाउन पेन है, तो हुज पेन के बाद आपको लिखना होगा डिड, डिड के बाद ही हो जाएगा, डिड ही के बाद आपको क्या लिखना, वर्ब, पसंद करना, एक ही में हो जाएगा। तो पसंद करना क्या होता है, लाइक होता है, LIKE, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो देखेंगे कि इसमें जो टेंस दिया है, इसमें बड़ा की मात्रा है पिया, यानी कि या मिल गया है। देखिए मैं लिखा हूँ या मिल गया है। तो इसमें क्या आ गया है, तुमने कितने आम खाए, ए मिल गया है, ए की मात्रा मिल गया, या ए अक्षर मिल जाता है। उसने कौन सी पुस्तक पढ़ी, इस बार देखिए या ए नहीं मिला है, पढ़ी मतलब क्रिया में बड़ी की मात्रा जुड़ गया है, ये वाला नियम लागू है, बड़ी की मात्रा जुड़ गया है। उसने किसकी कलम पसंद की, इसमें बड़ी की मात्रा है, पसंद करना, बड़ी की मात्रा जुड़ गया है। तो ये तीनों चीज याद रखिएगा। ये टेंस बहुत ज्यादा मिलता है, आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन से आंसर जब दिया जाता है, अक्सर जो इंग्लिश रीडर में होता है, इसी को मैं आपको दिया, इसी टेंस में आंसर दिया जाता है। तो रूल हो गया आपका 3। अब मैं रूल 4 और 5 एक साथ लिखे फिर आपको समझा देता हूँ। तो स्टूडेंट इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे रूल 4 जो सबसे कठिन होता है वो आ गया। ये अगर आप समझ ले जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये कितने समझने के बाद कितने दिन याद रहता है आपकी मेमोरी पर निर्भर है। लेकिन अक्सर लोग इस नियम को भूलते हैं। इसमें हमेशा ही प्रॉब्लम होता है हु क्वेश्चन ऐसा है जिसके साथ कुछ अलग रूल होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बाकी और में तो नहीं होता है। तो इसमें क्यों प्रॉब्लम होता है, तो अभी तक आप देख रहे थे कि मैं यही तक लिखवा रहा हूँ। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या लिखा था, वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, हु के साथ डिड तो गायब हो रहा है, लेकिन वर्ब का सेकंड फॉर्म वापस आ जा रहा है। इसका रीजन क्या है आप जान लीजिए। हु ऐसा इसके साथ क्यों होता है, क्योंकि हु जो है डबल काम करता है। हु क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट दोनों का काम करता है। ये तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से ज्यादा समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए लिख दिया हूँ वर्ब का सेकंड फॉर्म, हु के बाद डिड ना लिखकर वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं। तो देखिए उसे किसने गाली दिया, तो किसने का मतलब कौन होता है, किसने या कौन बात सेम ही होता है। उसे कौन गाली दिया, उसे किसने गाली दिया, बात एक ही होता है। तो यहाँ जो बच्चे नहीं जानते उसे का सब्जेक्ट मान लिखते हैं, ही मान लेंगे। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट कौन है, यही किसने है, क्योंकि जो कार्य करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। गाली देने का काम कौन कर रहा है, वही कौन ही कर रहा है। इसी नाते सब्जेक्ट और क्वेश्चन दोनों का वर्क करता है, जिसके नाते आपको हु तो पहले लिखेंगे ही। तो हु के साथ हमेशा क्या क्वेश्चन लिखा, डिड लिखा जाए, लेकिन हु के साथ नहीं लिखा जाता है। डिड नहीं लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, डिड के बाद आता है क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में नहीं लिखो क्योंकि सब्जेक्ट ही है। जब उसके बाद फिर क्या आता है, वर्ब आता है। लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म, डिड गायब हुआ तो कुछ आना चाहिए ना। ये बताए किस टेंस का है, जिसके नाते वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, गाली देने को होता है एब्यूज। तो ABUSED, डी बढ़ाने से सेकंड फॉर्म हो जाता है, थर्ड फॉर्म भी होता है हु एब्यूज्ड, उसने, उसे का क्या होता है, हिम, हु एब्यूज्ड हिम। तो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह हो गया। तो और देखिए तुम्हारे मित्र को कौन पीटा, तो पहले तो आप हु लिखिए, हु के बाद डिड नहीं लिखना है, हु के साथ तो डिड भी नहीं लिखना है। तो उसके बाद सब्जेक्ट में लिखना है क्योंकि सब्जेक्ट काम ही करता है। उसके बाद आप क्या लिखते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म डायरेक्ट नियम में लिखा हूं। तो पीटने का होता है बीट, तो बीट बीटन, यानी कि सेकंड फॉर्म भी बीट होता है, जिसके नाते वही रह गया। हु बीट तुम्हारे मित्र को, हु बीट योर फ्रेंड, FRIEND, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अब को का इंग्लिश हो गया, को का इंग्लिश आप नहीं बनाओगे, हु बीट योर फ्रेंड। अब एक और प्रॉब्लम आ गया, देखिए ये बहुत ही कठिन होता है, आप समझ लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। मुझे वहां कौन नहीं बुलाया, यानी कि कौन के साथ जब निगेटिव भी आ जाता है
तो निगेटिव लिखने के लिए सिर्फ आप नॉट लिख रहे तो डिड नॉट लिखना पड़ेगा। यानी किसी में देखा कि डिड गायब है, लेकिन जब निगेटिव हो जाएगा तो डिड नॉट वापस आ जाता है। तो पहले लिखिए कौन का इंग्लिश लिखेंगे हु के बाद आपको डिड नॉट लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिड तो लिखेंगे, नेगेटिव के बाद नॉट भी लिखने पड़ेगा। अच्छा, अगर आपका ये क्या होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता अभी तो इसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट ही इसमें डिड नॉट एक साथ हो जाता है। लेकिन जब डिड नॉट आ गया तो क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा? नहीं, फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव में आप देखो डिड नॉट के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ देखेंगे ऊपर सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म। बुलाना होता है कॉल, हु डिड नॉट कॉल, मुझे का क्या होता? मी, और फिर वहां का होता देयर, कॉल मी देयर, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ये हो गया हु का रूल, जो कि सबसे कठिन होता है। अब आ जाइए रूल 5, तो बहुत इजी होता है, हर एक टेंस में लागू होता है ये वाला नियम कि यदि इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव सेंटेंस भी हो जिसका इंग्लिश आपको नॉट लिखना रहता है, तो क्या सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख दिया जाता है। जैसे वह बाजार क्यों नहीं गया, तो क्यों क्वेश्चन वर्ड भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया है, तो क्यों का इंग्लिश आप तुरंत लिखोगे व्हाई के बाद डिड लिखोगे, डिड के बाद सब्जेक्ट होता, नॉट नहीं लिखोगे, यहाँ पर एक साथ नहीं होगा, सब्जेक्ट बाद लिखेंगे तो ही लिखेंगे, ही के बाद आप नॉट लिखोगे, और हु को छोड़कर बाकी सब क्वेश्चन वर्ड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म होता है। तो गया मतलब जाना, तो गो हो जाएगा, नॉट गो टू मार्केट कहीं जाया था, टू प्रीपोजिशन लिख के मार्केट लिख दीजिए, मैं यार KET क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। तो स्टूडेंट देखेंगे हमने रूल जितने भी होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जितने भी टाइप के बनते हैं, हमने हर एक टाइप बता दिया। वीडियो भले लंबा हो गया, लेकिन आप जरूर इसको ध्यान से देखिए और इसको सुनिए समझिए, क्योंकि ये बहुत ही नेसेसरी है। तो अब अगला मेरा टेंस जो होगा, अगला वीडियो क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद क्या था? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि सबसे आसान टेंस होता है, उसके बारे में बताऊंगा। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं, तभी आपको नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।